मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं वीर सर डीएमवी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके सामने राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। और राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार में जो नवीनतम जिलों में जो परिवर्तन हुए हैं उनको लेकर हम चलेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइबर कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हमारे को बहुत मोटिवेट मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपको नवीन से नवीन अपडेट, नई से नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो नवीनतम ज़िले हैं, नवीनतम जिले के गठन की जब बात आई तो उसमें किस किस प्रकार आपने पत्रिकाओं में, दैनिक भास्कर में क्या क्या आपको पढ़ने को मिला था। दोस्तों सबसे पहले हम गहलोत साहब के कार्यकाल की बात करते हैं। तो गहलोत साहब के कार्यकाल में एक लाइन लिखी गई थी कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। कहने के बाद गहलोत सरकार का सबसे बड़ा तोहफा, यानी कि जब ये बात बोली गई तो उसमें कहा गया था कि नक्शा बदल गया राजस्थान का नक्शा बदल गया। अलग अलग जगह से अलग अलग नक्शे बनकर आपके सामने आ रहे थे और नई नई जानकारियां पहले से अपडेट होकर आने लग गई थी कि ये चीज़ बदल सकती है, वो चीज़ बदल सकती है। तो देखिए फिर जब बदलाव आया तो फिर हमारे को क्या देखने को मिला दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर मार्केट में बहुत सारी किताबें छप गई और जब मार्केट में बहुत सारी किताबें छप गई तो आपने देखा होगा 5 जिलों की जगह 6 जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती दिख गई कि भाई ये राजस्थान है, इसके साथ 6 जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी। तो दोस्तों फिर राजस्थान पत्रिका ने एक नया अपडेट जारी किया कि राजस्थान में 19 नए जिले बनने से भूगोल में बड़ा बदलाव। और जो बदलाव हुआ उसमें एक लाइन लिख गई, अब प्रदेश के 5 जिलों से 5 जिलों से लगेगा पाकिस्तान का बॉर्डर और जय सम्मन झील अब सलूम्बर में चली गई। ये चीज़ यहाँ पर बड़े बड़े हेडलाइंस में पत्रिका में दिखाया गया। लेकिन किताब वाले 6 जिलों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाकर बताने लगे थे। तो एक ये भी परिवर्तन देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन इससे भी बड़ा जो परिवर्तन है वो एक नया, फिर अभी हाल ही में एक नई न्यूज आई है। उसमें देखिए राजस्थान में 2 नवीन जिलों को, कितने जिलों को, 2 नवीन जिलों को लेकर आया बड़ा अपडेट। सरकार हटा सकती है पुलिस जिले का दर्जा। अब कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए कांग्रेस राज में बनाए गए 17 जिलों में से 2 जिलों को पुलिस ने अव्यवहारिक माना है। पुलिस मुख्यालय ने सरकार को दूदू, देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक तो दूदू और एक खेरतल तिजारा, दूदू और खेरतल तिजारा से पुलिस जिले का दर्जा हटाने की राय दी है। गृह विभाग ने इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। तो हो सकता है इन 2 जिलों को मर्ज कर दिया जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें थी। और एक बात और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों, हम राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो आपके जो गवर्नमेंट स्कूलों में है वो पुरानी जीके ही छपकर वापस विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। तो इसका मतलब हम देखें कि अभी तक पुराना जीके हमको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, अब तक यानी कि गत 10 दिनों के पहले, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में राजस्थान का पुराना जीके ही पूछा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए नया जीके ये दे भी देते हैं और हमारे पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में नया जीके नहीं आता है, तो फिर आप रिट काहे के लगाओगे? रिट किस बेस पे लगाओगे दोस्तों?
इसीलिए आपको अभी तक जो पुराना जीके है उस पर अच्छी तरीके से ध्यान देना है, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ने से पहले हम बात करते हैं राजस्थान की दिशाओं की। दोस्तों राजस्थान का जो स्थिति एवं विस्तार का जो टॉपिक है, इसको मैं बिल्कुल शॉर्टकट और बिल्कुल छोटे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा दोस्तों राजस्थान का जो स्थिति एवं विस्तार है, इसके अंदर देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दिशाएं। और ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिशाओं के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए। यानी कि जब हम राजस्थान की दिशाओं की बात करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा ये तो है अपने उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर दिशा है ये। उत्तर। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। और दोस्तों ये है पश्चिम दिशा। और दोस्तों ये है पूर्व दिशा। यहां तक लगभग इन दिशाओं के बारे में आपको ज्ञात है दोस्तों ये दिशाएं हमारे बहुत काम आएगी भी। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर कर लेते हैं। यहां पर इन दिशाओं की बात करते हैं हम। इन दिशाओं में देखो दोस्तों, ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं में जो सबसे आधार दिशा मानी जाती है वो मानी जाती है उत्तर व दक्षिण दिशा आधार दिशा मानी जाती है। कि अब इन आधार दिशाओं में मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो दिशा है तो वो होगी उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर और दक्षिण आधार दिशा मानी जाती है तो हम इसको लिखेंगे उत्तर पूर्व। उसके बाद देखिए दक्षिण दिशा आधार मानी जाएगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे दक्षिण पूर्व। उसके बाद देखिए दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम दोनों में आधार दिशा दक्षिण मानी जाएगी तो ये दक्षिण और ये पश्चिम। उसके बाद फिर इन दोनों में देखो ये हो जाएगी उत्तर और ये हो जाएगी पश्चिम। अब दोस्तों ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं के संदर्भ में यहाँ तक लगभग सभी को ज्ञात है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखें तो इन दिशाओं को भी अन्य नामों से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ईशान, इसे नैऋत्य, इसे आग्नेय और इसे वायव्य दिशा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये हो गई ईशान, ये हो गई नैऋत्य, और ये हो गई आग्नेय, और ये हो गए दोस्तों वायव्य। ये दिशाएं दोस्तों, इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप याद करना चाहो तो वैसे भी याद कर सकते हो। यानी कि ये ई और ये न। अगर इसको इस प्रकार ट्रिकली याद करना चाहें तो अगर ते ई न याद कर लिया, ई न, ई यानी ईशान, न नैऋत्य, अगर ते ई न याद कर लिया तो आप आवा चांदला। कहाँ चांदला? आवा। आ यानी आग्नेय, वा यानी वायव्य। आग्नेय और वायव्य, इस प्रकार इसको याद कर सकते हो। मेरे हाथों का इशारा आप देख सकते हैं। अगर ते इन्हें याद कर लिया तो आप आवा चांदला। ई यानी ईशान, न यानी नैऋत्य, आ यानी आग्नेय और वा यानी वायव्य। दोस्तों ये दिशाएं अभी हमारे प्रत्येक जगह काम में आएगी दोस्तों। तो देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए अगला है राजस्थान की आकृति। अब राजस्थान की आकृति कैसी है? तो सबसे पहले आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है आपको, राजस्थान की आकृति। ये जो आकृति है ये कैसी है दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार।
कैसी है दोस्तों राजस्थान की आकृति? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार, या फिर इसको अंग्रेजी में रोम्बस आकार भी बोलते हैं, रोम्बस आकार भी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। या फिर राजस्थान की आकृति, या फिर राजस्थान की आकृति पतंगाकार है दोस्तों। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार, पतंगाकार है दोस्तों राजस्थान की आकृति। अब इनके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, या राजस्थान की आकृति रोम्बस आकार की है दोस्तों। यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार को रोम्बस आकार भी बोला जाता है, रोम्बस शेप अंग्रेजी में इसे कहा जाता है दोस्तों, रोम्बस शेप, यानी रोम्बस आकार की है। अब ये सभी को आता है, लगभग लगभग सभी को पता है, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों, वो प्रश्न इस प्रकार बन जाता है कि जो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, तो राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा है? तो राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा? तो ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार वेगनर ने कहा है। किसने कहा है? वेगनर ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहा है दोस्तों, वेगनर। इसके अलावा इसका जो समर्थक रहा है, इसका समर्थक रहा है T.H. हेंडले, इसका समर्थक रहा है दोस्तों। इसके अलावा इस राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहने वाले जो व्यक्ति हैं, इस राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा? ध्यान रखना, इसको पतंगाकार किसने कहा दोस्तों? इसको जो पतंगाकार कहा है वो T.H. हेंडले ने कहा है। किसने कहा है? T.H. हेंडले। इधर T.H. हेंडले समर्थक रहा है, लेकिन पतंगाकार कहने वाला कौन है? इधर T.H. हेंडले है दोस्तों। यानी कि आपके लिए ये नवीनतम जानकारी है कि राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा है? तो ध्यान रखना, वेगनर ने कहा है और इसका समर्थक T.H. हेंडले है। जबकि राजस्थान की आकृति को पतंगाकार किसने कहा है? तो राजस्थान की आकृति को पतंगाकार T.H. हेंडले ने कहा है दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, गोलार्ध की बात करते हैं दोस्तों। गोलार्ध क्या होते हैं? आपको लगभग ये बता दिया गया है कि गोलार्ध और स्थिति लगभग एक ही होती है। जबकि दोस्तों राजस्थान में हम जब स्थिति और गोलार्ध की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों अलग अलग होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं दोस्तों देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले ये जो पृथ्वी है इसको 4 चतुर्थांशों में बांटा गया है दोस्तों। कितने चतुर्थांशों में बांटा गया है? 4 चतुर्थांशों में। इसमें से हमारा ये एशिया है और ये दक्षिणी भाग, यानी दक्षिणी एशिया में अपना ये भारत यहाँ पर है दोस्तों। और जब ये दक्षिणी एशिया में अपना भारत है तो यहाँ पर सामान्य जानकारी के हिसाब से हम देखें ये कौन सी दिशा में आ गया है? ये उत्तर पूर्व में। ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। इस नक्शे के हिसाब से हम यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर हैं। तो हमारा जो एक प्रश्न बनता है गोलार्धों में, नंबर 1 अच्छा सा प्रश्न है कि सामान्यतः चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे एशिया हो, सामान्यतः राजस्थान, भारत या एशिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछे सामान्यतः, नॉर्मल वे में
सामान्यतः हमारा जो राजस्थान है या भारत है चाहे एशिया है वो कौन से गोलार्ध में आ गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पर इन लोकेशन के हिसाब से यानी चतुर्थांशों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमारे उत्तर पूर्व दिशा में हम आ जाते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न यही बनता है कि सामान्यतः राजस्थान हो चाहे भारत हो चाहे एशिया हो कौन से गोलार्ध में आएगा, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा, क्योंकि एशिया में ही भारत है, भारत में ही राजस्थान है दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद देखो ये आपको दिख रही होगी अक्षांश रेखाएं ही, ये अक्षांश रेखाएं, दोनों तरफ अक्षांश रेखाएं खींची गई है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये जो ये रेखा है वो है 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और जब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा में हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और भूमि के बीचों बीच बनी होने के कारण इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब जब हम यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध हो गया, कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यानी यहां से लेकर यहां तक दक्षिणी गोलार्ध और यहां से लेकर यहां तक उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब हमारे पास एशिया महाद्वीप में यहाँ पर हम स्थित हैं, हमने देखा था चतुर्थांश के हिसाब से हम यहाँ पर स्थित हैं। अब दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रश्न हमने बनाया उधर, तो अगर दूसरे प्रश्न की बात करें यानी नंबर 2 की बात करें तो हमने पढ़ा था सामान्यतः हम कौन से गोलार्ध में आते हैं, तो सामान्यतः हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। लेकिन अगर मान लो दूसरा प्रश्न इस प्रकार बन जाए अक्षांश की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान हो या भारत हो या एशिया हो, कौन से गोलार्ध में जाएगा अक्षांश की दृष्टि से? ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान हो चाहे भारत हो चाहे एशिया हो, वह उत्तरी गोलार्ध में होगा। कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिए दोस्तों, यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चाहे भारत चाहे एशिया चाहे राजस्थान आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसकी दृष्टि से? अक्षांश की दृष्टि से। वो क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि हम 0 डिग्री अक्षांश की बात करें हैं तो इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर यानी हम ऊपर की तरफ जाएं तो कोई सा भी देश या कोई सा भी महाद्वीप यहाँ 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 XYZ कहीं भी हो इसके ऊपर की तरफ, तो वो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में ही माना जाएगा। इसीलिए एक बात याद रखना है, ये नोट है, इसीलिए हमारा अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश ही होता है, उत्तरी अक्षांश ही होता है। याद रखना है दोस्तों, इसीलिए जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो कैसा होता है? उत्तरी अक्षांश ही होता है। इसकी चर्चा जब हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे तब आपके साथ करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब हम राजस्थान के मैप की बात करें तो राजस्थान के नक्शे में देखो, अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये हमारा राजस्थान है। अब राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर भी हम उत्तरी अक्षांश पढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर तो हम दक्षिण में है ना, तो हमें तो दक्षिणी अक्षांश पढ़ना चाहिए, लेकिन हम उत्तरी अक्षांश क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम गोलार्ध में किस में है? अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है?
उत्तरी गोलार्ध में है, तो जब अक्षांश की दृष्टि से हम उत्तरी गोलार्ध में होते हैं तो हमारा अक्षांशीय विस्तार भी उत्तरी अक्षांश ही आएगा, चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे एशिया हो। याद रखिएगा दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। ये देशांतर पोल है अपना। यहां पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये देशांतर है दोस्तों। अक्षांश और देशांतर की चर्चा मैं आपसे नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो विस्तृत से लगभग 2 या 3 क्लासों में, 4 क्लासों में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाओं से मौसम, जलवायु, वायुदाब, आर्द्रता, नमी, भूकंप, चक्रवात आदि की जानकारी इससे ली जाती है, लेकिन इनको मापने के यंत्र अलग अलग होते हैं। और देशांतर रेखाओं से समय की गणना की जाती है। देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती है दोस्तों। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है और दो देशांतरों के बीच की दूरी गोर कहलाती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, तो देशांतरों के बीच की दूरी 111.10 किलोमीटर होती है। इस प्रकार इनके बारे में अगर जितना पढ़ा जाए बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है दोस्तों, बहुत लंबी जानकारियां हैं। अब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक देशांतर रेखा मैंने खींची अभी। ये 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर, और यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की। हम सिर्फ यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर स्थित हैं इसके माध्यम से, देशांतर की दृष्टि से। अब देशांतर की दृष्टि से हम यहाँ हैं, तो इस 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसकी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा पूर्वी गोलार्ध हो गया, और इसके इधर की तरफ कौन सा हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मैंने आपको जब अक्षांश रेखाओं में बताया कि इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद ऊपर की तरफ कोई सा भी देश कहीं भी हो XYZ, तो वो कौन से गोलार्ध में माना जाता है, उत्तरी गोलार्ध में माना जाता है। उसी प्रकार इस देशांतर रेखा के इधर पूर्व की तरफ कोई सा भी देश कहीं भी हो XYZ, यहाँ 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 वहाँ, तो यहाँ इस वाले क्षेत्र में हो तो वो कौन से गोलार्ध में माना जाएगा, वो माना जाएगा पूर्वी गोलार्ध में ही माना जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, जो तीसरे नंबर का प्रश्न हमारे लिए बनता है तो वह है देशांतर की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से, दृष्टि। तो देखिए दोस्तों, देशांतर की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से चाहे वही राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे एशिया हो, पूर्वी गोलार्ध में है, गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात समझ में, यानी कि हम बात करते हैं देशांतर की दृष्टि से राजस्थान, भारत या एशिया की बात कर ली जाए तो ये कौन से गोलार्ध में आ जाएंगे, ये हमारे पूर्वी गोलार्ध में आ जाएंगे दोस्तों। सामान्यतः हम कौन से गोलार्ध में आ गए, सामान्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ गए। अक्षांश की दृष्टि से हम उत्तरी गोलार्ध में आ गए और देशांतर की दृष्टि से हम पूर्वी गोलार्ध में आ गए हैं दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। इसमें एक बात और बता देता हूं मैं, नोट लगाकर आपको एक बात और याद रखना है, एक बात और याद रखना है। हमारा देशांतरीय विस्तार, हमारा का मतलब है दोस्तों राजस्थान, भारत या एशिया का। हमारा देशांतरीय विस्तार
पूर्वी देशांतर भी होता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो पूर्वी देशांतरीय होता है। वो कैसे, इधर ध्यान दीजिए, ये हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान में जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो देशांतर है, पूर्वी देशांतर है दोस्तों। तो हम यहाँ तो शुरू तो पश्चिम से हो रहे हैं, शुरू पश्चिम से हो रहे हैं, पश्चिम से यहाँ से देशांतरी विस्तारों की शुरुआत इस प्रकार है दोस्तों। इस प्रकार देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो हम शुरू तो पश्चिम से हो रहे हैं लेकिन फिर भी पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम गोलार्ध में किस में है? पूर्वी गोलार्ध में है। इसीलिए हम जिस गोलार्ध में होते हैं वही हमारा देशांतरीय विस्तार होता है। ये भी आपको याद रखना है। अक्षांश भी जिस गोलार्ध में होंगे वही अक्षांशीय विस्तार होगा। तो इसी प्रकार यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजस्थान की स्थिति, स्थिति मतलब लोकेशन। देखो दोस्तों, लोकेशन यानी स्थिति होती है। आपने देखा होगा, यदि मान लीजिए आपका किसी का सेंटर आज से कहीं भी दूर गंतव्य स्थान पर आपका एग्जाम सेंटर आता है, तो आप आजकल गूगल में डायरेक्ट लोकेशन सर्च करते हो कि कहाँ पर मेरा सेंटर आया है। और चलो जैसे जैसे आपने सेंटर का पता लगा लिया, तो सेंटर का पता लगाने के बाद गली गली के अंदर आप ढूंढते हुए अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाते हो। तो आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने सेंटर लोकेशन तक पहुंच गए और फिर जब सेंटर पे पहुंचते हैं या तो अपन जब गलियों में से निकलते हैं तो गूगल ही बोलने लग जाता है प्लीज टर्न लेफ्ट। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद प्लीज टर्न राइट। तो उसी प्रकार वो हमें गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है। वही लोकेशन है दोस्तों। लोकेशन मतलब दिशा, लोकेशन मतलब दिशा। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार ये जो कंडीशन देख रहे हैं जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की, वही बात यहाँ पर वापस दोहराने वाला हूँ मैं दोस्तों। क्योंकि विश्व में राजस्थान की स्थिति और सामान्यतः जो गोलार्ध है वो दोनों की कंडीशन देखिए कैसे। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में अपना भारत ये रहा है दोस्तों, ये रहा। और इस भारत में अपना राजस्थान यहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर है तो आप कौन सी दिशा में हो? दोस्तों वही बात आ गई, सर पूर्व दिशा। यानी कि पहला प्रश्न हमारा यही कंप्लीट हो जाता है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति। विश्व में राजस्थान की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो विश्व में राजस्थान की जो स्थिति होगी वह कौन सी होगी? ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा में है दोस्तों? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। याद रखना दोस्तों, कभी भी एग्जामिनर कभी भी उत्तर पूर्व आगे दिशा नहीं लिखेगा। क्योंकि कब जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बाद उसने दिशा नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया उत्तर पूर्व। हाँ, अब परिवर्तन हो जाए वो अलग बात है। यहाँ पर एक चीज लिखता है वो, जो हम कोण की बात करें तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व जो दिशा है इसको किस कोण के नाम से जानता है? ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, यही हमने पढ़ा है। तो यानी कि ये कौन से कोण में आ गया? ईशान कोण, ईशान। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति यानी कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। और अगर कोण की बात कर ली जाए तो ईशान कोण की बात हम करते हैं दोस्तों। चलो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं कि अपना एशिया है दोस्तों। एशिया, इस एशिया में देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं दक्षिणी एशियाई देशों की। यहाँ से अगर हम बिल्कुल इसको समान दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार ये यहाँ से शुरू होगा,
इस प्रकार यहाँ से ये शुरू होता है दोस्तों। अब जब ये शुरू होता है तो ये चाइना का अधिकांशतः भाग इधर चला गया है, यहाँ तक फैला हुआ है, तो इस चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार ये पड़ोसी देश यानी दक्षिणी एशियाई देश, इनको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी एशियाई देशों के नाम से जाना जाता है। और जब दक्षिणी एशियाई देशों की बात करें तो इसे सार्क देश भी कहा जाता है और दक्षेस देश भी कहा जाता है। इनकी संख्याओं की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 8 है। श्रीमान आप बाबू भाई हैं, श्री यानी श्रीलंका, म यानी मालदीव, न यानी नेपाल, श्रीमान आप, आ यानी अफगानिस्तान, प यानी पाकिस्तान, बाबू, बा यानी बांग्लादेश, भू यानी भूटान और भाई यानी भारत। इस प्रकार इनकी संख्या होती है दोस्तों। और सबसे अंत में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था दोस्तों, ये भी याद रखना है। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी दिशा में हम शामिल किए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर एशिया में राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये जो डिब्बा दिख रहा है आपको, ये अपना राजस्थान है दोस्तों। और जब ये राजस्थान है, अकेले राजस्थान की, पूरे अगर देश की बात करें तो दक्षिणी एशियाई देश कहते हैं हम। लेकिन अगर पर्टिकुलर कंट्री की बात कर ली जाए तो पर्टिकुलर कंट्री में हम कौन सी दिशा में आ गए दोस्तों? आ गए हम दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा में आ गए दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा में हम शामिल किए गए हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना है दोस्तों, एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एशिया में राजस्थान की स्थिति है। लेकिन अगर आपसे कोण पूछे कि कौन सा कोण बनेगा तो आपको ये भी याद रखना है। तो मैंने लॉजिक में बताया था कि ते इन याद कर लिया, यानी उधर ईशान है तो इधर नैऋत्य कोण है दोस्तों। नेत्रक्य, नेत्रक्य ये हमारा कोण बनता है दोस्तों। और दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। यानी कि विश्व में हम उत्तर पूर्व दिशा में स्थित हैं। और एशिया की बात करें तो एशिया में राजस्थान कौन सी दिशा में दोस्तों? तो ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है एशिया में राजस्थान की स्थिति। और कोण नैऋत्य कोण बनता है दोस्तों। चलो यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का जो पूरा का पूरा स्थिति एवं विस्तार है, इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। इसलिए बांट दिया है क्योंकि ज्योग्राफी आजकल स्टूडेंटों को बहुत कन्फ्यूजन करती है। और कन्फ्यूजन तो करती है, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते भी होंगे, लेकिन इतना गहराई से पढ़ाते पढ़ाते आपको जो सामान्य जानकारी है उससे वंचित कर देते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपके सामने ये जो क्लास लेकर आया हूँ, इसमें छोटे छोटे पॉइंट से लेकर हम गहराई की तरफ समुद्र में जाकर तैरने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम, और कोण की बात करें तो वो नैऋत्य कोण है। आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, अब ये अपना भारत है, और भारत में राजस्थान की स्थिति की बात कर ली जाए दोस्तों तो भारत में आपको दिख रही होगी ये अंतिम बिंदु और इधर का अंतिम बिंदु, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे भारत की ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपको ये राजस्थान दिख रहा है। इस राजस्थान की बात हम देखें तो ये राजस्थान कौन सी दिशा में आ गया दोस्तों? ये राजस्थान आ गया है उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम। अब देखो दोस्तों, यहाँ देखिए, तीसरा प्रश्न बनता है कि भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वह कौन सी दिशा में है? तो ध्यान रखना, भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम है दोस्तों। उत्तर पश्चिम दिशा में भारत में राजस्थान की स्थिति मानी जाती है उत्तर पश्चिम। यानी कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम में आपसे पूछ रहे कि कोण कौन सा बनता है दोस्तों, तो याद रखना कोण हमारे सामने बनता है तो वायव्य कोण बनता है दोस्तों। वायव्य कोण बनता है, वायव्य कोण बनता है दोस्तों। यानी कि हमने पढ़ा था, अगर ते इन ई न ईशान नैऋत्य और यहाँ पर आग्नेय और यहाँ वायव्य,
आवा, ये कौन सा कोण बन गया? वायव्य कोण बन गया दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब आगे देखिए, जो पूरी की पूरी स्थिति एवं विस्तार की चर्चा अभी हमने की थी, गोलार्ध और स्थिति की हमने चर्चा की। अब देखिए इसको किस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हम कौन से गोलार्ध में चले गए? उत्तरी गोलार्ध में। यही चर्चा मैंने की थी। 0 डिग्री अक्षांश के बाद हम यहाँ पर हैं तो हम कौन से गोलार्ध में माने जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में माने जाएंगे। और मैंने कहा था कि देशांतरीय स्थिति की बात करें तो हम कौन से गोलार्ध में आ जाएंगे? पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ पर हम पूर्वी गोलार्ध में आ गए दोस्तों। उसके बाद हमने कहा अक्षांश देशांतर के अनुसार, अब इन्होंने यहाँ पर लिख दिया अक्षांश देशांतर के अनुसार हमने तो ये लिखा, तो यहाँ पर इसका मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसको हम कह सकते हैं सामान्यतः। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सामान्यतः हम कौन से गोलार्ध में आते हैं? तो सामान्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम आ जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम राजस्थान की फिर बात कर रहे हैं। ये भी राजस्थान की बात हो रही थी, ये भी राजस्थान की बात होगी। विश्व में स्थिति क्या है राजस्थान की? तो ध्यान रखना, विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व, और कोण की बात कर रहे हैं तो ईशान कोण। अभी हमने इसकी चर्चा की थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, एशिया में हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो वो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और कोण कौन सा हो गया? नेरक के कोण। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में राजस्थान की स्थिति की बात करें तो भारत में राजस्थान की स्थिति आ जाती है उत्तर पश्चिम, और कोण की बात करें तो वायव्य कोण आ जाता है दोस्तों। ये हमने शॉर्ट तरीके से यहाँ पर पढ़ा है दोस्तों। आगे बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजस्थान के बिंदु। अब राजस्थान को सबसे पहले हमने दिशाओं में बांटा कि हम दिशाओं के बारे में हमने जानकारी ली। दिशाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद हमने राजस्थान की आकृति को खंगाला कि ये जो नक्शा बना हुआ है ये किसकी आकृति है, और राजस्थान की आकृति है तो कैसी आकृति है, इस आकृति को कहने वाला कौन था, इसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर तीसरे नंबर पर आकृति कंप्लीट होने के बाद हमने जो चर्चा करी है दोस्तों वो है राजस्थान गोलार्ध। अब गोलार्ध की बात हमने करी, गोलार्ध के बाद हमने स्थिति को पढ़ा, और स्थिति कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के बिंदुओं की। और राजस्थान के बिंदुओं में ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके सामने राजस्थान का नक्शा है दोस्तों, और राजस्थान के नक्शे में ये थोड़ा नवीनतम नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा। नवीनतम नक्शा, हम नवीनतम नक्शे की चर्चा तो करेंगे दोस्तों, लेकिन जहाँ पर व्यू ऑफ पॉइंट की दृष्टि से जहाँ पर नया बिंदु होगा उसकी मैं साथ के साथ चर्चा करता रहूँगा। लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से पुराने जीके पर ही फोकस करना है दोस्तों। देखिए, आपको राजस्थान के उत्तर में एक छोटा सा कोना दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। राजस्थान के उत्तर में एक कोना है, कोना, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु भी है कोना गांव। राजस्थान के उत्तर में एक कोना है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु भी कोना गांव ही है। राजस्थान के दक्षिण में एक कुंड है, कुंड, तो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी बात हम करें तो ये राजस्थान का कौन सा बिंदु हो गया? ये हो गया दोस्तों उत्तरी बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया दोस्तों? उत्तरी बिंदु। दोस्तों ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। अब एक बात याद रखिएगा, उत्तरी बिंदु यानी बिंदु का अर्थ होता है कि राजस्थान के उत्तर के अंदर जो छोर है, यानी लास्ट छोर पे जो गांव बसा हुआ है वही राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब बिंदुओं की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गांव। अब जब गांव लिखेंगे तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा गांव है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कोणा गांव है। कौन सा गांव है? कोणा गांव है। और तहसील की बात करें दोस्तों तो तहसील कौन सी है? गंगानगर है दोस्तों, गंगानगर। अब गंगानगर लिखो या श्री गंगानगर लिखो, बात एक ही है। और जिले की बात करें तो जिला भी कौन सा है दोस्तों? ध्यान रखना है, श्री गंगानगर ही राजस्थान का जिला है। अगर बिंदु की बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये राजस्थान का
सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दक्षिणी बिंदु। दोस्तों, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, राजस्थान के दक्षिणी बिंदु में यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बात करें गांव, तो सबसे पहले गांव की बात कर लेते हो। अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के उत्तर में एक कोणा है तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव है, राजस्थान के दक्षिण में कुंड है तो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव। कौन सा है दोस्तों? बोरकुंड गांव। और तहसील की बात करें, ध्यान रखना दोस्तों, कलगढ़ तहसील है। और जिले की बात करें तो जिला कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव है राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु। दोस्तों, ये हमारे राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। देखो दोस्तों, ये है हमारा राजस्थान का पूर्वी बिंदु। कौन सा बिंदु है दोस्तों? पूर्वी बिंदु। राजस्थान का कौन सा बिंदु आ गया? पूर्वी बिंदु। और ये राजस्थान का कौन सा बिंदु आ गया? पश्चिमी बिंदु। कौन सा बिंदु है दोस्तों? यह है पश्चिमी बिंदु। अब देखिए, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, इस पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में प से पश्चिमी, पू से पूर्वी, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अरबे पप्पू, पप्पू, प यानी पश्चिमी, पू यानी पूर्वी, पप्पू कट्टा सिल। पप्पू कट्टा सिल यानी पप्पू को एक काम दे दिया गया है। क्या काम दे दिया गया है? कट्टा सिलने का। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गांव कौन सा है? ये अंतिम गांव कौन सा है? कटरा गांव। तहसील कौन सी है? सम तहसील। और जिला कौन सा है? जिला है दोस्तों जैसलमेर। उसके बाद देखिए दोस्तों, पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो पूर्वी बिंदु में यानी सबसे जो पूर्वी गांव है वो कौन सा है दोस्तों? सिलाना गांव। सिलाना गांव। और तहसील की बात करें तो राजखेड़ा या राजाखेड़ा। कई जगह राजखेड़ा देखने को मिलेगा, कई जगह राजाखेड़ा देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है राजखेड़ा, बात एक ही दोस्तों। और जिले की बात करें तो जिला कौन सा है दोस्तों? याद रखना, जिला है धौल। ये चीज़ें याद रखना है दोस्तों, यानी कि पप्पू कट्टा सिल। प यानी पश्चिम बिंदु, पू यानी पूर्वी बिंदु, कट्टा यानी कटरा गांव, सिल यानी सिलाना गांव। ये हमारे राजस्थान के बिंदु कंप्लीट होते हैं दोस्तों। पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये है पश्चिमी बिंदु और ये है पूर्वी बिंदु। और हमने उधर पढ़ ही लिया था कि ये जो उत्तरी बिंदु है ये कौन सा गांव था? कोणा गांव। और ये कौन सा गांव था दोस्तों? ये था बोरकुंड गांव। तो हमने राजस्थान के बिंदुओं की आसानी से चर्चा कर ली है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात, राजस्थान की लंबाइयाँ। दोस्तों, राजस्थान की लंबाइयों की अगर बात की जाए तो देखिएगा, पहले मैं आपके सामने राजस्थान की लंबाइयों से संबंधित मैप बनाता हूं। कितने प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। नंबर 1, ये राजस्थान है दोस्तों। और इस राजस्थान में देखिए, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। अब उत्तर और दक्षिण इनमें लिखा हुआ है, तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा
कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है दोस्तों। और अगर हम राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें, नंबर 2, ये राजस्थान है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। दूसरा प्रश्न क्या हो गया कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, कई जगह चौड़ाई भी देखने को मिलेगा दोस्तों, तो 869 किलोमीटर। नहीं दोस्तों, 869 किलोमीटर, याद रखिए। यानी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। नहीं दोस्तों, 826, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हो गए। अब तीसरे प्रकार का प्रश्न कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है दोस्तों, इसमें वो किस प्रकार का प्रश्न बनता है दोस्तों, देखिए। राजस्थान की लंबाइयों का, अब इसको 2 भागों में बांट दो। पहला प्रश्न तो बनता है लंबाइयों का अंतराल। अब राजस्थान की लंबाइयों का अंतराल देखिए दोस्तों, 869 माइनस 826, तो हमारे पास इनमें से घटा देते हैं तो 43 किलोमीटर का अंतराल आ जाता है। तो राजस्थान की लंबाइयों का अंतराल कितना है, याद रखिएगा, राजस्थान की लंबाइयों का जो अंतराल है वो 43 किलोमीटर आता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, लंबाइयों के योग की बात करते हैं। तो अगर लंबाइयों के योग की बात करें तो 869 में 826 जोड़ दीजिए आप, सिंपल सा प्रश्न बन जाए। 9 और 6 15 के 5, हासिल का 1, 6 2 8 1 9, 8 8 16, 1695 किलोमीटर राजस्थान की लंबाइयों का योग आ जाता है दोस्तों। दोस्तों ये छोटे बच्चों की तरह इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप कभी भी कन्फ्यूज़न ना होंगे और आपको आसानी से याद रहेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। ये हमारे पास होता है राजस्थान के विकर्णों की लंबाइयाँ। राजस्थान के विकर्णों की लंबाइयाँ किस प्रकार से हैं, देखिए दोस्तों। इसमें भी 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। नंबर 1, ये हमारा राजस्थान है दोस्तों, और इस राजस्थान के संदर्भ में हमने उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमने पढ़ी दोस्तों। और जब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमने पढ़ी, तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर डाला गया जो लंब है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री के यानी कि वह आकृति, यानी कि वह समकोण आकृति जो किसी आकृति को समान 2 भागों में बांटती है, वो लंब कहलाता है, और विकर्ण कहलाता है। और विकर्ण की बात करें, देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा हमारा विकर्ण बनता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या नाम देंगे, उत्तर पूर्व, और इसको नाम दे देंगे दक्षिण पश्चिम। तो पहला प्रश्न तो हमारा यही हो गया कि राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई, किसकी लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी है दोस्तों। तो ध्यान रखना है दोस्तों,
इस राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की जो लंबाई है वह 784 कितने किलोमीटर है? 784 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है दोस्तों। देखिए नंबर दो, देखिए ये अपना राजस्थान है, लेकिन यहाँ पर जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वो इस प्रकार बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो विकर्ण बनेगा दोस्तों, जो आपके यहाँ विकर्ण बनेगा दोस्तों, वो इस प्रकार थोड़ा इधर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि राजस्थान के ये दक्षिण पूर्व हो गया और ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी? वह 850 किलोमीटर है दोस्तों, ये भी याद रखना है। अब इसके बाद इसमें से जो तीसरे प्रकार का प्रश्न बनेगा वह किस प्रकार बनेगा दोस्तों? देखिएगा नंबर 3। देखिए दोस्तों नंबर 3 यानी जो तीसरे प्रकार का जो प्रश्न बनेगा वह इस प्रकार बनेगा। ये अपना राजस्थान हो गया। इसके बारे में लिखा देता हूं दोस्तों। राजस्थान के विकर्णों की लंबाइयों का, इसको दो भागों में बांट दीजिएगा। एक तो हो गया अंतराल 850 में 784 अगर आप घटाते हो, 14 में से 8 गए तो 6 दोस्तों इस साल आ जाता है। और अगर योग की बात कर ली जाए तो 850 में 784 आप जोड़ दीजिए, सिंपल सा 4 13 का 8 8 16 का योग आ जाता है दोस्तों। तो आपके साथ राजस्थान की लंबाइयाँ और राजस्थान के विकर्णों की लंबाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। इसके बाद जो आगे की जानकारी है आज की क्लास में बस मैं इतना ही कहकर इस क्लास को समाप्त करता हूं दोस्तों। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। कल हम इस टॉपिक को और विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको पूर्ण रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राम राम।